हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पीटे ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो इस प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन हमने किया था। अब चलते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती है वह दो प्रकार की होती है। नंबर एक में सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं और दूसरी होती है प्रतिबंधित। ये जो सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, एक बार याद रखना, प्रतिवर्ती क्रियाएं कितने दो प्रकार की होती है। एक तो सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं, एक होती है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। इन सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं को क्या कहते हैं? अनुबंधित। अनुबंधित अनुबंधित क्रियाएं भी कहते हैं इनको। तो और दूसरी होती है नंबर 2 में प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो ये जो इनको प्रतिवर्त भी कहते हैं, याद ना, जैसे नाम था सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो अनुबंधित प्रतिवर्त भी आ सकता है, प्रतिवर्त। उसी प्रकार से ये प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो इनको प्रतिवर्त भी कहते हैं। कौन सी? प्रतिबंधित प्रतिवर्त। तो इस प्रकार से दो प्रकार की होती है। एक तो सरल प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, दूसरी होती है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। सरल को क्या कहते हैं? अनुबंधित क्रियाएं, यानी इसमें कोई अनुबंध नहीं होता है। सरल में देखिए, ये सामान्यतः दैनिक जीवन में होती है। तो एक बार याद रखना आप, सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है तो ये ऐसी क्रियाएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। याद रखना, सरल प्रतिवर्त में ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है, क्या कहलाती है? सरल प्रतिबंधित क्रियाएं या सरल प्रतिवर्त कहलाती है। एक बार फिर देखिए, ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है, क्या कहलाती है? सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती है। इनको अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं भी कहते हैं। और याद रखना, ये जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। और इसके उदाहरण सामान्यतः 2-3 है। नंबर 1 में देखें, पैर में आलपिन या कांटा चुभने पर पैर का झटके के साथ हटना। चाहो तो आप नोट कर सकते हो ये। नंबर 1 में पैर में कांटा या आलपिन चुभने पे हाथ या पैर का झटके के साथ हटना, प्रतिवर्ती क्रिया है। इस पर किसका नियंत्रण होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं पर मेरुरज्जु का। मैंने आपको पहले समझाया था, मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। अगर मस्तिष्क का नियंत्रण होता तो बहुत दूरगामी परिणाम होते इसके। हानि, जब शरीर में हानि हो जाती जब जाके पता लगता है। तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं तुरंत प्रभाव से पूर्ण होती है। तो पहला तो क्या था? आलपिन या कांटे वाला, कांटा। दूसरा, गर्म वस्तु। गर्म वस्तु जब हाथ या पैर को छूती है, या हमारा हाथ या पैर गर्म वस्तु को छूता है तो झटके के साथ हटा लेते हैं। ये इसका उदाहरण है। तीसरा उदाहरण, आंखों के आगे। आंखों के आगे जब हाथ हिलाया जाता है तो पलकें झपकती है। चाहे कितना ही अपन यूं कर ले कंट्रोल, लेकिन झपकेगी। कारण क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। तेज आवाज, चाहे अपन साइलेंट है, अचानक तेज आवाज होगी, अचानक जैसे मतलब विस्फोट हो गया, तो जो है ना, मुंह वार्तालाप करे तो मुंह बंद हो जाएगा या मुंह खुल जाएगा। साइलेंट है तो मुंह खुल जाएगा अचानक की तेज आवाज से। इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया है। सुगंधित 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 खाद्य पदार्थ, यानी जैसे पकौड़ी बन रही है
या अचार को देख कर मुंह में आना, तो सुगंधित खाद्य पदार्थ की जो स्मेल होती है ना, गंध, उससे मुंह में पानी आ जाना, ये भी इसका उदाहरण है। अचानक तेज रोशनी में आंखों का बंद होना, तेज रोशनी, अचानक तेज रोशनी में आंखों का बंद होना, तो ये सब किसके हैं? प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण है। कौन सी वाली? सरल प्रतिवर्ती क्रियाओं के। इसमें ये आपके आएंगे एग्जाम में कि किस टाइप से है, जबकि ये सब किसमें आएंगे? ये वंशागत है। किसे? देखो, अपने माता पिता में भी ये गुण विद्यमान था और हमारे अंदर भी उपस्थित है। इस प्रकार से सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो ये क्या होती है? ये आनुवंशिक होती है। आनुवंशिक अर्थात जन्मजात होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है। और उसके बाद चलते हैं हम प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, या प्रतिबंधित प्रतिवर्त भी कहते हैं। यानी ये अनुभव से अर्जित की जाती है। किससे? अनुभव से अर्जित की जाती है। नंबर 2 में प्रतिबंधित प्रतिवर्त, प्रतिबंधित प्रतिवर्त, इनको प्रतिबंधित क्रियाएं भी कहते हैं। यानी प्रतिबंधित क्या कहते हैं? नाम देखो, प्रतिवर्ती क्रियाएं, तो इन वही है, नाम इनका है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। जैसे सरल थी, उसी का ये दूसरा प्रकार है। तो याद रखिए, ये क्या होती है? जीवन काल में, जीवन काल में अनुभव से अर्जित की जाती है। ये वंशागत नहीं होती है। कैसे? अनुभव से अर्जित की जाती है। इसमें 2 उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। नंबर 1 में साइकिल चलाना सीखना है ना। दूसरा एक उदाहरण आएगा इसमें वैज्ञानिक का, इवान पावलोव, इवान पावलोव वैज्ञानिक। तो इसमें समझते हैं, पहले देखिए, साइकिल चलाना, तो धीरे धीरे हम साइकिल चलाना सीखते हैं। पहले तो गिरते हैं, फिर उठते हैं, गिरते हैं, धीरे धीरे साइकिल चलाना सीख जाते हैं। अब आप अच्छी तरह सीख गए, चाहे फिर उसको 8 साल 10 साल तक चलाना आप साइकिल मतलब नहीं चलाएंगे, इसके बाद भी आप भूलोगे नहीं। कारण क्या है? ये अनुभव से अर्जित किए ये। तो आप 60 वर्ष के जाओगे जब भी साइकिल चलाना नहीं भूलोगे, जब भी साइकिल चला सकते हो ये। तो एक बार अनुभव से वो चीज आएगी इस प्रकार से। तो साइकिल चलाना सीखना किसका उदाहरण है? प्रतिबंधित प्रतिवर्त का। यानी इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होगा, एक बार कोई भी प्रैक्टिस हो गया, अभ्यास हो गया, तो लगातार ये चलता रहेगा। प्रतिबंधित प्रतिवर्त को सर्वप्रथम इवान पावलोव नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग करके स्पष्ट किया। ध्यान से समझना। उन्होंने एक घंटी ली और एक पालतू कुत्ता था और अपने आसपास, उनके घर के आसपास रहता था। तो घंटी बजाई और रोटी बताई गई, तो कुत्ता पास में है। तो फर्स्ट दिन उन्होंने घंटी बजा दी तो और रोटी भी साथ में बताई, तो कुत्ता पास में आया, कुत्ते को वो रोटी दी गई। दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस प्रकार से कम 8-10 दिन तक वो घंटी बजाते और कुत्ते को रोटी देते। तो आप जानते हो रोटी देने का मतलब मुंह में लार स्रावित होना। तो लास्ट में 8-10 दिन बाद उन्होंने एक दिन देखा कि घंटी बजाई, लेकिन उन्होंने कुत्ते को रोटी नहीं दी। इसके बावजूद भी कुत्ते के मुंह से क्या है? लार स्रावित हुई। तो क्या हो गया? वो अभ्यस्त हो गया एक प्रकार से। वो उसने सोच लिया कि जैसे घंटी बजती है तो रोटी मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है ना, वह अनुकूलित हो गया उसके लिए, और उसके जो है ना मुंह से लार स्रावित होने लग गई। तो इस प्रकार से ये प्रयोग इवान पावलोव ने बताया था। तो ये प्रतिबंधित प्रतिवर्त के उदाहरण है। और उसके बाद तीसरा चलते हैं स्वायत्तंत्रिका तंत्र।
तीसरा तंत्रिका तंत्र की स्टडी करें हम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं इसको, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट में हमने कौन सी स्टडी की थी, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तीन प्रकार के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके पहले एक टॉपिक और बता देते हैं, बीच में रह गया था वो, दूसरा तंत्रिका तंत्र। फिर तीसरा वाला है, दूसरा छूट जाएगा बीच में, इसलिए उसको पहले करा देते हैं। नंबर 2 में परिधीय तंत्रिका तंत्र। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, केंद्र तंत्रिका तंत्र तीन प्रकार का होता है। पहला होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इस प्रकार से ये तो परिधीय तंत्रिका तंत्र इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है दो प्रकार का होता है। किससे बनता है? ये तंत्र एक दूसरे से जुड़े हैं। देखो कि पहले नर्वस सिस्टम, ये तंत्रिका तंत्र, इसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे मिलके क्या बनता है फिर? परिधीय तंत्रिका तंत्र। और फिर इससे मिलके क्या बनता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। यानी एक दूसरे का निर्माण करते हैं ये। इसकी जो आपने देखा होगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसमें आते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ध्यान समझना। ये अब मस्तिष्क से क्या निकलती है? कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं। और मेरुरज्जु से क्या निकलती है? मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। तो इनसे कपाल जो तंत्रिकाएं निकलती है, मेरु तंत्रिकाएं निकलती है, वो किसमें सम्मिलित होती है? ये होती है परिधीय तंत्रिका तंत्र में। तो इसमें वही परिधीय तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। तो किसे मिलके बनाए? ये इसी की शाखाएं जब डिवाइडेड हो जाती है। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग थे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इससे जो नीचे की तरफ जो शाखाएं निकलेगी तो वह कहलाएगी कपाल तंत्रिकाएं, और ये कहलाएगी मेरु तंत्रिकाएं। तो ये तो कपाल तंत्रिकाएं और दूसरी मेरु तंत्रिकाएं। मेरु तंत्रिकाएं और ये कपाल तंत्रिकाएं। तो इनका निर्माण इससे हुआ है। अब देखिए, अब परिधीय तंत्रिका तंत्र से किसका निर्माण होता है? ऑटोनोमस यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। कारण क्या है कि जो ये कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं, इनकी जो शाखाएं होती है, अंतिम शाखाएं, ये अंतरांगों में प्रवेश कर जाती है, शरीर के अंतरांगों में प्रवेश कर जाती है और एक दूसरे के क्या है? विपरीत कार्य करती है। तो विपरीत कार्य करते ही क्या कहलाती है? ये फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी इनकी क्रियाओं पर इसका एक नियंत्रण होता है। तो ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है ना, आगे जाकर के इसी की जो शाखाएं बनेंगी ना, ये आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाएगा। एक तो होता है अनुकंपी, दूसरा होता है परानुकंपी। परानुकंपी। तो इस प्रकार से इनका निर्माण एक दूसरे होता है।
पहले पहले तंत्रिका तंत्र जो है ये 3 भागों में विभाजित रहता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ये बनेगा परिधीय, परिधीय से फिर ये बनेगा, इस प्रकार से सम्मिलित है। तो आगे बढ़ते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में 2 प्रकार की संरचनाएं सम्मिलित होती हैं, यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 में कपाल तंत्रिकाएं और दूसरी होती है मेरु तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं याद रखना, मानव में क्या है 12 जोड़ी होती है। इनकी संख्या कितनी है 12 जोड़ी है, आपको याद रखना है। और इनकी संख्या होती है 31 जोड़ी। ये दोनों एक साथ समूह में चलती है, जैसे ये तंत्रिकाएं इसकी कपाल तंत्रिकाएं और ये इधर से ये मेरु तंत्रिकाएं, ये दोनों साथ साथ चलेगी। तो ये याद रखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका पूरे शरीर के अंदर या न उंगली के सिरे तक, तो पूरे शरीर में जो है यानी इसकी तंत्रिका जो पूरे शरीर में सफेद धागों के जाल की तरह फैली होती है। जिस प्रकार से परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, किसे कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं से। इनके याद रखने बाद 12 जोड़ी होती है और ये 31 जोड़ी होती है, ये याद रखना है। इसके बाद चलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये मैंने पहले बता देता, इसकी शाखाएं और इसकी अंतिम शाखाएं, मतलब दोनों की अंतिम शाखाएं जब और विभाजित हो जाती है और शरीर के आंतरांगों में पहुंच जाती है, तो किसका रूप धारण कर लेती है वो करती है इसका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके 2 भाग होते हैं, यानी 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो होता है ये अनुकंपी, दूसरा होता है परानुकंपी। इसको अंग्रेजी में सिंपैथेटिक भी कहते हैं, इसको सिंपैथेटिक और इसको पैरासिम्पैथेटिक। इस प्रकार से तो किससे मतलब बनाए, परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो कपाल तंत्रिकाएं और जो मेरु तंत्रिकाएं, उनके अंतिम जो सिरे होते हैं वह अंतरांगों में पहुंच करके और किसका निर्माण करते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते। बिल्कुल बारीक बारीक शाखाएं रहती है और इसकी ये 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो अनुकंपी एक परानुकंपी, यानी इसमें तंत्रिका गुच्छिकाएं रहती है एक प्रकार से। तो ये दोनों विपरीत कार्य करते हैं एक दूसरे के। अब ध्यान देना, विपरीत कार्य कौन कौन से आपको नोट करना है, अगर चाहो तो, है ना, ऐसे याद रह जाए तो अच्छी बात है। तो देखिए, ये शरीर की जो क्रियाएं होती है, शरीर क्रियाएं एक बता देता हूं मैं, शरीर क्रियाएं, फिर मैं बोल दूंगा डायरेक्ट। तो शरीर क्रियाओं में पहले जैसे नेत्र आइरिस कहाँ पाए जाते हैं, नेत्र के अंदर पाए जाते हैं। और इकाई की क्रिया पर जो पलकें होती है ना, पलकें झपकती है, पलकें फैलती है, उनकी क्रिया को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। ये तो नेत्र
के आइरिस, नेत्र के आइरिस क्या करता है, ये फैलाता है इनको, किसको, पलकों को, लिख सकते हो, पलकों को फैलाना, और इसका कार्य पलकों को सिकोड़ना। सिकोड़ना यानी सिकुड़ना भी बोलते हैं, सिकोड़ना। इस प्रकार से ये कार्य करते हैं, यानी विरोधी अगर ये फैलाएगा तो वो सिकोड़ेगा, अगर ये संकुचन करेगा तो वो फैलाएगा। इस प्रकार से क्रियाएं। तो पहली यदि आप चलते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में देखिए अश्रु ग्रंथियां। तो ये अश्रु ग्रंथियों को कौन सा वाला, ये वाला क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो ये अश्रु ग्रंथियों को क्या करता है, ये उत्तेजन में क्या करता है, कमी करता है अश्रु ग्रंथियां। या इसका पहले नाम लिखते तो एक एक करके बता देंगे। नंबर जो दूसरे, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अश्रु ग्रंथियां, क्योंकि लिखना और समझाना एक ही बात है ना। तो अश्रु ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियों को क्या करता है, ये उत्तेजित करता है। कौन सा वाला, ये वाला। जबकि परानुकंपी तंत्र क्या करता है, वो उत्तेजन जो होते हैं ना उसमें क्या करता है, कमी करता है। उसी प्रकार से तीसरी है लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथियों को लार स्रावित करने में कमी करता है, लार को कम बनाता है। यानी कि ये याद रखना, ये क्या करता है, लार ग्रंथियों को क्या करता है, कमी करता है, लार ग्रंथियों के श्रवण में कमी करता है। और वो क्या करता है, लार ग्रंथियों के श्रवण में क्या करता है, उत्तेजन करता है, यानी लार ज्यादा स्रावित होगी उसके कारण। और उसके बाद है हृदय। ये हृदय स्पंदन को क्या करता है, हृदय स्पंदन को बढ़ाता है। याद रखो, ये अनुकंपी क्या करेगा, हृदय स्पंदन, नंबर 4 में बोल रहा हूं मैं, हृदय स्पंदन को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा ये, जबकि वो हृदय स्पंदन को क्या करेगा, कम करेगा। उसी प्रकार से नंबर 5 में ये जो फेफड़े रहते हैं, तो फेफड़ों को क्या करता है, ये फेफड़ों को फैलाता है। ये वाला फेफड़ों को क्या करेगा, फेफड़ों को फैलाएगा, जबकि फेफड़ों को क्या करेगा, संकुचित करेगा। उसी प्रकार से आर नाल। तो आर नाल में कर्माकुंचन में गति जो होगी ना, कर्माकुंचन की गति, उसमें क्या है, कमी करेगा ये, जबकि आर नाल के कर्माकुंचन को ज्यादा तेज बढ़ाएगा ये। उसी प्रकार से एडिनल ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि से क्या है, हार्मोन स्रावित होते हैं। आपको पहले इसमें काफी हार्मोन बता देते है ना। तो एडिनल ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं ना, उसको उत्तेजन करता है, यानी एडिनल ग्रंथि को उत्तेजित करता है, काय के लिए, हार्मोन स्रावित करने के लिए। जबकि ये वाला तंत्र क्या करता है, उसको क्या करता है, संदमित करता है, यानी इसमें कमी करता है। इसके बाद है ये वाला जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, ये क्या करता है, मूत्राशय को फैलाता है। ये मूत्र का जो निर्माण होता है ना, उसके अंतर्गत फैलाता है, जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, पेशियों को फैलाता है यानी कि। जबकि ये मूत्राशय को क्या है, संकुचित करता है, जिसके कारण क्या होता है, मूत्र का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार से एक बार फिर देखिए, ये तो क्या करता है, मूत्राशय को फैलाता है, जबकि मूत्राशय को क्या करता है, ये संकुचित करता है। इस प्रकार से तंत्र जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो इन्हीं पॉइंटों में से बनते हैं। तो इसमें जो प्रत्येक लिखते हैं, जब भी वही बात है, वह आपको उतारना इस प्रकार से, अगर एक एक पॉइंट मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है। ठीक है, बाकी कल स्टडी करेंगे।